अभी आप सब लोग जानते हैं और इसकी छोटी सी भूमिका मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग रास्ते पर क्यों हैं और हम लोगों को क्यों इतनी मस्ती हमारे अंदर में आई है कि हम लोगों को आज बैंक के विरोध में इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है या उसके लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के अमृत काल में इस वक्त हम लोग हैं। संविधान में आपको हमें ये अधिकार दिए गए हैं कि हम लोग सभी व्यक्ति की तरह समानता से जिएंगे और सारे हक अधिकार की गारंटी संविधान के मार्फत हम लोगों को मिली। इस ही संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक अधिकार जो हम लोगों को मिला है, जिसको हम सब लोग आरक्षण कहते हैं। गंभीरता समझिए, 2024 चल रहा है। 1950 को संविधान लागू हुआ। 1950 को हम लोगों को ये गारंटी दी गई कि संविधान के मार्फत सभी शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस गारंटी को आज 50 साल पूरे हो गए हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं। बावजूद उसके इस आरक्षण के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस संविधान ने हम लोगों को गारंटी दी 75 साल पहले कि आपका आरक्षण आपका अधिकार है, और आज 75 साल के बाद हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस बैंक का और हम लोगों का कि अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पैदा हो गए, माँ बाप ने जन्म दे दिया, उसके बाद इंसान की तरह जीने का अधिकार संविधान के मार्फत मिला और इतनी आसानी से नहीं मिला है। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए ताकि आपके मेरे हक अधिकार साबुत रहे, और उस अधिकारों की ऐसी तैसी अगर ये प्रबंधन कर रहा है और हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर एसी कैबिन की हवा अगर ले रहे हैं, हमसे ज्यादा मक्कार आदमी पूरी दुनिया में नहीं है जिनकी बदौलत हम लोग हैं। उस आदमी के समाज के अधिकार को साबुत रखने के लिए हम लोग अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो हमसे ज्यादा बेबस और हमसे ज्यादा लाचार इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। हम लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? आरक्षण नीति स्पष्ट तौर पर यह कहती है कि शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण होगा, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% होगा, ओबीसी को 27% होगा, कुल मिलाकर 49.50। बाकी का जो 50% है वो अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब ये कि उस 50% में सभी का अधिकार है, वो किसी के लिए आरक्षित नहीं है। वहां पर जो अपनी काबिलियत पर चुनकर आता है वो अनारक्षित गिना जाएगा। सभी बैंक्स, सभी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, हर वो संस्था जो आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की डेफिनेशन में आती है, वो संस्था पर आरक्षण अप्लीकेबल करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। 1969 में ये बैंक नेशनलाइज हुई। 1969 से जब आरक्षण को लागू किया गया, तब से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक इन लोगों ने आरक्षण के अधिकार का वायलेशन किया है। वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट इज अ नेशनल क्राइम। धड़ल्ले से हो रहा है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। धड़ल्ले से आपके आरक्षण की ऐसी तैसी हो रही है, अधिकार ही नहीं दिए जा रहे। जो नीति जैसी है वो वैसी की वैसी इंप्लीमेंट की जाए, इतना ही डिमांड है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा जा रहा। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बोल रहे कि हमको दो क्योंकि हम शोषित है, पिछड़े है, दलित है, निचले तबके के। एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जो अधिकार है उतना तो मिले।
वो उतना भी नहीं देना चाह रहे। 2019 तक आप सब लोगों को पता होगा, हर वो संस्था जो स्टेट के डेफिनेशन में आती है, उस संस्था में अंडर सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर लेवल का आदमी चीफ लाइजन ऑफिसर होता है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराए। इट इज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2019 में ऑनरेबल चीफ लाइजन ऑफिसर वेरी ऑनेस्टली एंड प्राउडली एक्सेप्ट्स कि उसको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता। ये शर्मनाक बात है साथियों। हमारा ये संगठन पिछले कई वर्षों से बहुत ईमानदारी से अपने शोषित पीड़ित लोगों की मदद करने का काम कर रहा है कई वर्षों से। और जैसा हर संस्था में होता है कि एक व्यक्ति एक नेता बन जाता है और उसके बाद में वो संगठन अपनी अपनी मर्जी से चलाने लगता है और विचारधारा को वो साइड में रख देता है। यही चीज सभी संस्था में होती है और इस चीज की वजह से जो आपके मूलभूत अधिकार है उस पर भी बात नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। बाबा साहब अम्बेडकर स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में ये कहे थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, कि जितनी भी की इंडस्ट्रीज है, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है, वो सब की सब स्टेट की डेफिनेशन में आनी चाहिए, सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। बाबा साहब का ये डिमांड है, बाबा साहब ऐसा कहते हैं। और जब वो ऐसा कहते हैं तो जितनी भी संस्थाएं हमारे देश में स्टेट की डेफिनेशन में आती है, उस हर संस्था पर बाबा साहब अम्बेडकर का उपकार है। इन संस्थाओं में जितने भी सीएलओज होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि रिजर्वेशन पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी संस्थाएं जहां पर कुछ नहीं हो रहा और बात सिर्फ यहां तक आकर रुक जाती है कि आपका ट्रांसफर हो गया है, आपको पोस्टिंग हो गई, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको चार्जशीट मिल गई है, आप पर इंक्वायरी बैठी है, बस इतना ही। एसोसिएशन का काम यहां तक सीमित हो गया है। जब हम लोग ये मुद्दा लेकर मैनेजमेंट के सामने में गए कि भाई रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड नीड टू बी डिलीवर्ड एज इट इज, मैनेजमेंट हैज नो आंसर टू इट, उस पर बात ही नहीं करना चाहती है। अब ये आरक्षण जैसे मुद्दे पर हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं तो आप मानसिकता को समझने का कोशिश करिए कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन काम करता है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं साहब, भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। इस संगठन के तहत ढेरों संगठन अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं। दूसरे नंबर का संगठन इंटक, आईटक, सीटू सब कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है, कांग्रेस चलाती है। जब कभी भी संस्थाओं के प्राइवेटाइजेशन का बात आता है तो सारे श्रमिक संघ रास्ते पर होते हैं, सब संस्थाएं बंद कर दी जाती है और स्ट्राइक कॉल की जाती है। आप समझिए, ये सारी की सारी संस्थाएं नेशनलाइज्ड हुई बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए विचारों के भरोसे। और इन संस्थाओं का जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो देश में जितने भी श्रमिक संगठन आंदोलन करते हैं वहां बाबा साहब का नाम कहीं नहीं होता। कोई श्रमिक संगठन बाबा साहब का नाम नहीं लेता। आप ये समझने का कोशिश करिए कि जिस बाबा साहब की बदौलत इस देश में संविधान आया, उसमें समता, संबंधुता, न्याय और समानता की बात जहां पर की गई, उस बाबा साहब का नाम उस आंदोलन में है ही नहीं। और इन सभी श्रमिक संघों को पैसा देकर बढ़ाने का काम आप और हम करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ले लो, हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो और हमारे अगेंस्ट में ही काम करना शुरू कर दो। ये हम लोगों की दुर्बल मानसिकता का प्रतीक है। इस देश में जो भी आदमी सरकारी नौकर है, उस आदमी के पगार पर बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खुद की काबिलियत में नहीं है, वो आरक्षण का भोगी है हर तरह से।
अगर उसे लगता है कि नहीं उसके अंदर बहुत स्किल है, वो खुद के दम पर चुनकर आया, खुद के दम पर उसको नौकरी मिली है, तो उसने शिक्षा का आरक्षण ले रखा है, उसको शिक्षा अच्छी मिली होगी तो उसके बाप दादाओं ने आरक्षण का अधिकार ले रखा है, आरक्षण का फायदा ले रखा है। बिना आरक्षण के कोई SC ST OBC खुद के दम पर खड़ा नहीं हो पाया इस देश में। ये हमारा सामाजिक बैकग्राउंड हमें बताता है, हमारा सोशल स्टेटस हमें ये बताता है कि आपकी कोई औकात नहीं है कि आप मुख्य धारा में आए। हम लोग मुख्य धारा में आए हैं आरक्षण की बदौलत, और जब कभी भी आरक्षण का बात आता है तो इस देश का SC ST OBC इस तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से वो मानसिक गुलामी में किसी भी श्रमिक संघों का सदस्य बन जाता है। कंट्रीब्यूशन उनको बात चाहिए, अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए, और कंट्रीब्यूशन उन लोगों को जो आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग वाकई में पढ़े हैं या नहीं पढ़े, या वृद्धि के नाम पर डिग्री हासिल कर रखी है केवल। ये हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग बुद्धिमत्ता से विचार करें। बाबा साहब आम्बेडकर जब हम लोगों को आर्टिकल 326 के तहत मतदान का अधिकार दिए थे ना, तो उसका बहुत विरोध हुआ था। ये बोलकर विरोध हुआ था कि इतने बड़े देश में आप हर व्यक्ति को अगर मतदान का अधिकार दोगे तो इलेक्शन कभी सफल नहीं होंगे। बाबा साहब कहते हैं जब साउथबोरो कमीशन के सामने में खड़े होते हैं तब भी, जब साइमन कमीशन के सामने में खड़े होते हैं तब भी, कि वी वांट एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार हम लोगों को चाहिए सबके लिए। और जब ये प्रौढ़ मताधिकार का बात हुआ तो बाबा साहब की बहुत आलोचना हुई, टिप्पणियां भी हुई, लेकिन बाबा साहब का मत था कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो, गरीब हो, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता होती है, वो अपने मतदान का सही उपयोग कर सकता है। और हम लोगों ने बाबा साहब को गलत साबित कर दिया। हम लोगों की कोई बुद्धिमत्ता हम लोगों को कहीं नहीं मिलती। दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन मैं कह रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ है, और भारतीय मजदूर संघ में 60% से ज्यादा लोग ये SC ST OBC है, जो उनको पैसा दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं कि जाओ और हमारे विरोध में आप अपनी कितनी पॉलिसीज लेकर आओ, कितनी ही आप योजना बना लो, हम आपको पैसा दे रहे। तो बाबा साहब गलत साबित होते हैं कि इन लोगों में बुद्धिमत्ता हो सकती है, इन लोगों में विवेक बुद्धि हो सकती है, ये विचार कर सकते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये बताते समय पे कि हमारी विवेक बुद्धि गिरवी हो गई है, उसको लकवा मार गया है, क्योंकि हम लोग विचार ही नहीं कर पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब हम लोग ये विचार नहीं कर पाते हैं तो हमारी मानसिक गुलामी हम लोगों के सामने में दिख पड़ती है। जब कभी भी ये बात आती है कि हम आरक्षण के लाभार्थी है, तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, सिर्फ बुद्धे, सिर्फ महार यही आरक्षण के लाभार्थी नहीं है। इस देश के 50% लोग आरक्षण के लाभार्थी है, लेकिन वो एक अलग ही अहम में, एक अलग ही घमंड में जी रहे। एक ऐसा घमंड जिनको लगता है कि हमको नौकरियां मिल गई, बड़ा कैबिन मिल गया, बड़ा घर हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, बड़े टीवी का बड़ी स्क्रीन है, और घर पे सब सुख सुविधा से चल रहा है। लोग भूल चुके हैं कि समाज अभी भी हाशिए पर बिठाया गया है। और जब प्राइवेटाइजेशन का बात आता है, जब प्रमोशन का बात आता है, जब पेंशन का बात आता है, सारे सरकारी कर्मचारी एक जगह पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण क्यों चाहिए भाई? मतलब आपको आरक्षण क्यों चाहिए, क्या वजह है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो जवाब ये दिया जाता है कि जातिवाद अभी भी है, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। जातिवाद संकेत भोसले ने भोगा है, संकेत भोसले के साथ जातिवाद हुआ, जातिवाद रोहित वेमुला के साथ में हुआ, जातिवाद पायल तड़वी के साथ में हुआ। ये जातिवाद भोगा उन्होंने, जातिवाद खैरलांजी में हुआ, जातिवाद रमाबाई अंबेडकर नगर में हुआ, जातिवाद मनोरमा कांबड़े के साथ में हुआ। जातिवाद का जो अत्याचार है वो इन लोगों ने सहा है। आरक्षण चाहिए हमें, आरक्षण चाहिए आपको, प्रमोशन चाहिए आपको, निवृत्ति चाहिए आपको, पैसा चाहिए आपको। जातिवाद का जो मतलब जो कीड़ा है, जातिवाद का जो अत्याचार है वो सहेंगे ये लोग। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको आपके पगार में वृद्धि चाहिए, आपको प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए।
क्योंकि जातिवाद हो रहा है, जातिवाद उनके साथ हो रहा है। भाई आपको क्यों चाहिए? और अगर आपको चाहिए तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो हक अधिकार आपको मिले हैं वो उनके लिए साबुत रहे। अगर वो उनके लिए साबुत रहते हैं तो आप हकदार है कि आप बात करें कि आपको रिजर्वेशन चाहिए। ये हक ही नहीं बनता हमारा कि हम बोले कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। ये हक ही नहीं बनता हमारा कि हमको पेंशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई ओल्ड पेंशन? आपका पगार निकल गया, आपको जिंदगी बन गई, आपकी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके अच्छे से, आपको ही क्यों चाहिए? जिनको चाहिए उनके लिए बात करें, और उनके लिए बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये आरक्षण की लड़ाई आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैनर जरूर दिख रहा है, लेकिन ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जो चाहता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण बना रहे। ये हर उस माँ बाप का मुद्दा है जो चाहता है कि उनके बच्चों के लिए आरक्षण साबुत रहे। यहाँ हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति खुद के मेरिट पर नौकरियों पर लगता है उसको भी रिजर्व कोटे में डाल दिया। हजारों वर्षों से हम लोगों ने अत्याचार से हम लोग माइनॉरिटी में रहे हैं। आज की तारीख में 50% SC ST OBC को आरक्षण मिलता है और उनका प्रतिनिधित्व वहीं पर सीमित हो रहा है। बाकी का 50% अनरिजर्व्ड है। ये सरकारें, ये प्रशासन ये व्यवस्था करना चाहती है कि वो 50% अनदेखा जो किसी की जिस पर मक्तेदारी नहीं है उसको वो अघोषित आरक्षण डिक्लेयर करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो SC ST OBC के दायरे में नहीं आते। अभी 10% का जो आरक्षण EWS को लागू हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य कर लिया, इसलिए हम लोग उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। लेकिन बावजूद उसके जब वो आरक्षण दिया गया जो कि संवैधानिक मूल्यों के विरोध में था, बावजूद उसके सरकारें उसको स्थापित कर चुकी और वो 10% का आरक्षण निकल गया। अब जो 50% का फील्ड जो आप सब लोगों के लिए था वो खत्म हो गया। अब 40% बचा है और उस 40% में जब हम लोग कंपीट करते हैं तो भी हमको रिजर्वेशन में के कोटा में डाल दिया जाता है। अनरिजर्व सीट्स किसके लिए? वो सीट्स अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है। इसका मतलब कि वो खुले हैं सबके लिए। वो SC के लिए भी खुला है, वो ST के लिए भी खुला है, वो OBC के लिए भी खुला है। इस संस्था ने उसको रिजर्व कर दिया है अनारक्षित लोगों के लिए। और ये हमारे साथ किया गया सबसे बड़ा अत्याचार है। और हम लोग अंधों की तरह जैसे चाहे वैसे, जैसे चलाया जाए वैसे हम लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरक्षण पर कभी बात नहीं होता साहब। कोई श्रमिक संघ कभी आरक्षण पर बात नहीं करता। जब भी प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा होता ही नहीं है। यह मुद्दा होता है कि लोगों को तकलीफ होगी, कॉमन पब्लिक को तकलीफ होगी, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी, यही बात होती है। आरक्षण का बात नहीं होता। बावजूद उसके हम पैसा देते हैं कि मेरा सब्सक्रिप्शन लो और हमारे खिलाफ काम करो। अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी जिसका हम लोग बात करते हैं साहब, श्रमिक संगठन भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर बना है। 1942 में जब बाबा साहब आम्बेडकर वाइसराय लेबर मेंबर बने हुए थे ब्रिटिश वाइसराय में, बाबा साहब ने ये अधिकार दिया, कंपल्सरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। उनको कंपल्सरी रिकॉग्निशन मिला और ये बाध्य किया गया सभी प्रबंधनों को कि आपको इनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आपको ट्रेड यूनियंस को उनकी बातें आपको सुननी पड़ेगी। उनको अधिकार होगा आपके साथ निगोशिएशन करने का। यह एहसान बाबा साहब आम्बेडकर का है। अब बताइए कौन श्रमिक संघ बाबा साहब का बात करता है? बताइए कौन से श्रमिक संघ ये बोलते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की आइडियोलॉजी इस संस्था में प्रस्थापित की जाए? कोई श्रमिक संगठन बात नहीं करता साहब। और इन सभी श्रमिक संगठनों को बड़ा करने का काम आपके मेरे SC ST OBC भाई लोग करते हैं। एक अलग ही अहम है, एक अलग ही घमंड है वो ये कि भाई हमको नौकरियां मिल गई और बाकी दुनिया जाए बाहर में। ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि आपका हो गया, अब हमारी बारी। और ये काम जब हम लोग कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से हम प्रताड़ित किए जाते हैं। धमकियां दी जाती है कि आप आंदोलनों में नहीं जा सकते। जब कभी भी स्ट्राइक कॉल होती है ना, संस्थाएं बंद पड़ जाती है। उनको धमकियां नहीं मिलती साहब जब कभी भी वो स्ट्राइक पर जाते हैं, क्योंकि वो अम्बेडकर का आंदोलन नहीं होता। और अम्बेडकर का जब आंदोलन होता है तो ज्वलनशील होता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है।
और बार बार धमकियां मिली है कि भाई आप आंदोलन में नहीं जा सकते, आप पर कार्रवाई की जाएगी। और संघर्ष जब से हम पैदा हुए हैं तब से संघर्ष करते आ रहे हैं, हर चीज के लिए करते आ रहे हैं। हम किए, हमारे माँ बाप किए, हमारे बाप दादा हुए, सबने किया। और वो संघर्ष हम लोगों को विरासत में मिला है, इसलिए संघर्ष करने से आगे पीछे हम में से कोई भी नहीं डरता है। हम लोग संघर्ष करते रहे, चाहे जो कुछ भी उसका परिणाम हो। इस चीज के लिए जब हम लोग तैयार होकर खड़े होते हैं तो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं कि आपको किस तरह से अपमानित किया जाए। आप ये जानते हैं कि पब्लिक में ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है जब आप अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपने ही अहम में जो हमारे SC ST OBC भाई लोग हैं उनको ये लगता है कि ये एसोसिएशन का ही मुद्दा है। जब आरक्षण खत्म होगा और जब संस्थाओं में आपके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और तब आपके पास में नौकरियां नहीं होगी, तब आप 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आओगे। और जब आप संघर्ष करते हुए नजर आओगे तो आपसे एक सवाल किया जाएगा, बताइए आपको स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए या 2 वक्त की रोटी चाहिए? बताइए आपको समानता का अधिकार चाहिए या 2 वक्त की रोटी चाहिए? आप बोलोगे अधिकार के भाड़ में, पहले 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए। ये संविधान बनाने से पहले ड्राफ्टिंग कमेटी में 7,600 से करीब अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप कल्पना करें यार, वो महामानव कैसे लड़ा होगा आपको अधिकार दिलाने के लिए। किस तरह से 7,600 अमेंडमेंट्स मजाक है? इतने अमेंडमेंट्स पर चर्चा हुई, किस तरह से आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए लड़ा होगा वो आदमी। और हम लोग उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को, उनके द्वारा दिए गए सारी चीजों को किसी ना किसी संगठन से बांध के आ रहे। इतनी मानसिक गुलामी हमारी, इतने हम लोग लाचार हो गए कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि यार इस आदमी का क्या संघर्ष होगा हमारे लिए। हमको समझ में नहीं आ रहा, इतने हम लोग, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो लड़ाई चल रही है ये एकलौते संस्था की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है। भविष्य में सरकारें सभी संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा भाई। और लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण रहना चाहिए, अबे जो मिल रहा है उसको तो साबुत रखा जाए। जो मिल रहा है वो भी अगर सही तरीके से नहीं मिल रहा होगा और हम लोग उसके लिए संघर्ष भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारा कितना बड़े स्तर का गुलामी होगा। एक बार का यार गधे को जब बांध के रखा जाता है और उसके ऊपर में जब बोझा हद से ज्यादा हो जाता है वो भी लात मारना शुरू करता है। यार हम लोग फड़फड़ा भी नहीं रहे, गधे से बदतर हो गए हम लोग, जब हम लोगों को खुद के अधिकारों की याद भी नहीं आ रही है। ये मुद्दा सभी लोगों को पता है कि ये संगठन लड़ रहा है आरक्षण के लिए, जिस पर हर SC, हर ST, हर OBC वर्ग को बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, लेकिन वो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहता। ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। और ये लोग जब कभी भी आरक्षण खत्म होगा तब ऐसे लोग सबसे पहले उसका मतलब बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा घर जलने लगा तो आप सभी के घर आग की लपट में आएंगे। धीरे धीरे जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और अभी अगर हम लोग साबुत नहीं होते हैं तो हम लोगों को बहुत सोचने का जरूरत है कि शिक्षा लिए है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ये बताना पड़ेगा। आप सिर्फ डिग्री लेकर आगे बढ़ गए हैं ऐसा नहीं है। बुद्धि का विकास अगर होता है तो उसको शिक्षा कहते हैं। हम लोग शिक्षित हैं तो उसका हमको सबूत देना पड़ेगा। आपको तर्क करके विचार करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, मेरा हक किधर है। हम लोग बात ही नहीं करना चाहते। हम लोगों को कुछ पड़ा नहीं है कि आरक्षण के लिए कौन लड़ रहा है, किस चीज के लिए लड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग अभी भी अपने अपने कैबिन में बैठे हुए हैं, अभी भी अपने बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं।
उनको जाकर ये सवाल करिए कि आप अगर आरक्षण के लाभार्थी है तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए साबुत रहे। एक हम लोग उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जहां एक व्यक्ति जब नौकरी पर आता है तो हमारा पूरा परिवार एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीता है, हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छा एजुकेशन लेंगे तो बड़ी संस्थाओं में जा सकते हैं, स्किल्स डेवलप हो सकती है। अगर जो लोग पिछले कई वर्षों से एक एक मार्क्स से यार आदमी नौकरी पर आने से रह जाता है, एक एक मार्क्स 0.04% मार्क्स से आदमी नौकरी पर आना रह जाता है, हलक में उतरा हुआ निवाला वापस से छीन लिया जाता है। सोचिए यार क्या बीतती होगी उस वक्त उस विद्यार्थी पर जो इतनी वर्षों से पढ़ाई करते आ रहा है, मेहनत करते आ रहा है। अगर रिजर्वेशन रजिस्टर सही तरीके से इंप्लीमेंट होता तो ऐसे सब लोगों को मौका मिलता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व में हम लोग आना चाहते हैं, जो हमारे संविधान का मूल्य कहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व पर्याप्त होना चाहिए। हम लोग 50% में 3 कैटेगरी को सीमित करके रख दिया गया है, बाकी 50% में एक वर्ग आ गया है, तो हम लोग वापस माइनॉरिटी में ही है। कुछ टक्का लोग, 1 या 1.5% लोग शेड्यूल कास्ट के आज नौकरियों पर है, बाकी अभी भी अत्याचार का सामना कर रहे हैं। खैरलान जी ऐसे ही नहीं होता, अंबेडकर नगर ऐसे ही नहीं होता भाई। रोहित वेमुल्ला खुद होकर आत्महत्या नहीं करता, वो जातिवाद के शिकार है, तो उनके वो जब शिकार बने तो वो जिम्मेदारी हम में से हर एक व्यक्ति की थी कि आप अपने अधिकारों का फायदा लेकर मुख्य धारा में आए हो। वो लोग आने रह गए हैं, वो अभी भी दबे कुचले पिछड़े हैं, उनको भी मुख्य धारा में अगर आना है तो आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। अगर एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह आप अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे होंगे तो यार जानवर हमसे ज्यादा बेहतर है। एक बार का जानवर भी अपने किसी दूसरे जानवर दोस्त की मदद कर लेता है, हम लोग कम से कम इंसान है, उसका सबूत तो दे। जिन लोगों पर हो रहे अत्याचार की बदौलत हम कहते हैं कि आरक्षण जिंदा रहे और उसका फायदा हम लोगों को मिलता रहे, तो हमको वो बचाकर रखना पड़ेगा ताकि वो जो अभी भी हाशिए पर बैठे हैं उनको उसका कुछ तो फायदा मिले, ताकि आप हकदार हो इस चीज को लेकर के भाई बाबा तेरा आदमी जिंदा है क्योंकि तेरे एहसानों का मुझ पर, तेरे एहसान मुझ पर है। तो जब कभी भी हम लोग ये बात करते हैं कि आरक्षण सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जब भी मैनेजमेंट से इस बारे में बात की जाती है यार मैनेजमेंट के कानों में जू तक नहीं रेंगती कि भाई रिजर्वेशन का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर बात की जानी चाहिए। मैनेजमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। और आरक्षण यार हमारे लिए नहीं है, हम लोग हो चुका, हमको आरक्षण मिल चुका, अब हमको वापस से आरक्षण नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो अभी आरक्षण के मुआयने पर है, जो अभी उसका फायदा लेना बाकी रह गया है, ये उन लोगों के लिए है। तो ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो चाहता है कि आरक्षण बचा रहे, आरक्षण साबुत रहे। और इसलिए आपके मार्फत ये संदेश हर उस व्यक्ति तक जाए जो आरक्षण का लाभ ले चुका है, जो चाहता है कि आरक्षण आने वाली पीढ़ी के लिए साबुत रहे, तो उन तक ये मैसेज जाए कि ये लड़ाई हर व्यक्ति की है। बावजूद उसके आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ और रोकता हूँ। अगर आदमी सोया है तो आप उसको जगा सकते हो, आप उसको मतलब पिन मार सकते हो, मुंह पर पानी डाल सकते हो, पिछवाड़े में सलिया डाल के जगा सकते हो अगर वो सोया है। लेकिन अगर वो सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसकी जान भी ले लो, वो नहीं जागता क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहा है। और हमारे SC ST OBC कर्मचारी वर्ग के जो लोग आरक्षण के भोगी है सोने का नाटक कर रहे हैं, इन लोगों को जगाना पड़ेगा चाहे जैसे। और अगर वो नहीं जाग रहे हैं तो वो समाज के लिए लाइबिलिटी है,
वो समाज का हिस्सा नहीं है कि क्योंकि उन्होंने समाज नाम के इस समंदर को उन्होंने कीचड़ बना रखा है। अननेसेसरी वो बोझ बन गए इस समाज पर, अगर वो समाज के बारे में नहीं सोचते। इन लोगों से सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। हम वो कोशिश अपने तरीके से करेंगे। बावजूद उसके अगर वो नहीं जागते तो ऐसी लाइबिलिटी को जल्द से जल्द खत्म करिए, ऐसी लाइबिलिटीज को जल्द से जल्द दूर करिए, एसेट्स पैदा करिए। आपके पास बहुत अनगिनत है, उनको हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और आरक्षण की इस लड़ाई में जब हम लोग कहते हैं कि केवल जिंदा लोग हैं, तो जिंदा है आप कि आप इस आरक्षण की लड़ाई में शामिल हुए हैं। और जो सोए हैं उनको भी जिंदा करिए। आने वाले समय में लड़ाई बड़ी होगी, इससे भी बड़ी तूफानी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट इतने जल्दी थमने वाला नहीं है। वो हम लोगों पर जरूर कार्रवाई करेगा एंड वी ऑल आर रेडी फॉर दैट। बावजूद उसके एक अंतिम संदेश चाहता हूँ कि हम में से मैं अगर आज साबुत हूँ, मैं अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से है। बाबा साहब के द्वारा संविधान के मार्फत दिए गए मेरे अधिकारों की बदौलत है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे इसका एहसास है, और इसलिए मैं जिंदा हूँ। जब हम लोग बाबा साहब के पुतले के सामने में खड़े होंगे तो बाबा साहब की आंखों में आंख मिलाकर हम बोल पाएंगे कि बाबा तेरा बंदा जिंदा है, और हम लोग जिंदा है इसका सबूत देंगे। आने वाले समय में आप लोगों को और जोर शोर से काम करना पड़ेगा। जब तक कि ये आरक्षण की नीति सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती, हम लोग स्वस्थ नहीं बैठेंगे। लेकिन आप लोगों का सहकार्य, आप लोगों का सपोर्ट उसमें चाहिए रहेगा, क्योंकि अकेला आदमी जब क्रांति करने के लिए निकलता है तो मार दिया जाता है, और जब वो आंदोलन के तौर पर निकलता है तो उसकी दखल ली जाती है। और आंदोलन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा समाज यहाँ तक पहुंचा है। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तीव्र करना पड़ेगा, उसके लिए आप सब लोग रेडी रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय में आप सभी लोग तैयार रहेंगे इसकी अपेक्षा मैं रखता हूँ। और एक बार जिंदा दिल लोगों के लिए जय भीम।